नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में कल की कक्षा में हम सभी ने योग मार्गणा के अंतर्गत गुणहानि, गुणहानि आयाम, नाना गुणहानि, डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध, इन सभी शब्दों के अर्थों को और इनकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया था। विषय थोड़ा सा कठिन है, फिर भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज पुनः उसका अपन थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे और आगे आने वाली जो 3-4 गाथाएं हैं उनमें भी इसी गुणहानि आदि का वर्णन है, तो उन गाथाओं का आधार लेकर के विषय का रिवीजन करते हुए आगे के विषय को समझने का प्रयास करेंगे। गुणहानि, गुणहानि आयाम और नाना गुणहानि, ये जो शब्द हैं ये कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, पहले थोड़ा सा इसको समझ लें। हमने आपको बताया था कि हम सभी प्रति समय नोकर्म वर्गणाओं का भी बंध कर रहे हैं और कार्मण वर्गणाओं का भी बंध कर रहे हैं। दोनों प्रकार का बंध हो रहा है। नोकर्म वर्गणाएं 4 प्रकार के शरीर होते हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक और तेजस, और कार्मण वर्गणाएं कार्मण शरीर कहलाती हैं। अब इनकी जो वर्गणाओं का ग्रहण होता है वो जो आत्मा के साथ इनका बंध हुआ है वो एक निश्चित स्थिति को लेकर के होता है। जैसे हम पढ़ते हैं प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध। तो जब बंध होता है तो ये चारों एक साथ होते हैं। जो अनंतानंत परमाणुओं को लिया ये तो हो गया प्रदेश बंध। कितने परमाणुओं को लिया? अनंतानंत को। अब ये जो अनंतानंत परमाणुओं का बंध किया, इनकी एक स्थिति बनेगी कि ये कितने समय तक आत्मा से बद्ध रहेंगे और अपना फल देंगे। तो जो कार्मण शरीर होता है या जिसको हम कार्मण वर्गणा जो कर्मरूप हो गई है, ज्ञानवरण आदि कर्मरूप हो गए हैं, उन कार्मण वर्गणाओं की स्थिति अपन ने समझी थी कि यदि मोहिनी कर्म बंधा है तो वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत का हो सकता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, अंतराय ये 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक के हो सकते हैं। नाम गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक का हो सकता है और आयु कर्म 33 सागर तक का हो सकता है। तो ये इन सबकी स्थिति है। अब जब ये कर्म हमारे साथ बंधते हैं, माना कि 100 वर्ष के लिए कोई कर्म बंधा है, तो वो जो परमाणु अनंतानंत परमाणु आए हैं वो 100 वर्ष तक के लिए एक लाइन खिंच जाएगी और उस लाइन में से प्रति समय कुछ कुछ परमाणु हमारे उदय में आना शुरू हो जाएंगे। 100 वर्ष तक की लाइन खिंच गई और लाइन खिंचने के बाद जो पहले नीचे होंगे वो सबसे पहले में से एक उदय में आएंगे, फिर दूसरे नंबर के उदय में आएंगे, फिर तीसरे नंबर के उदय में आएंगे। तो ऐसे 100 वर्ष तक की लाइन खिंच गई। अब जो हमने परमाणुओं का बंध किया है वो परमाणु 100 वर्ष तक जितने समय हुए उतने समयों में बट जाएंगे। अब उतने समयों में बटने पर फिर इनकी गुणहानि बनेगी और इनकी नाना गुणहानि होगी। गुणहानि अपन ने समझी थी, यदि हम औदारिक, वैक्रियक और आहारक इन 3 शरीर की बात करें तो इनकी जो गुणहानि होती है वो अंतर मुहूर्त प्रमाण होती है। जैसे औदारिक शरीर की बात करें तो औदारिक शरीर के योग्य जो परमाणुओं को हमने ग्रहण किया है, तो जितनी हमारी आयु होगी उतनी ही उन औदारिक परमाणुओं की स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि
आयु समाप्त होते ही ये औदारिक शरीर भी नष्ट हो जाएगा, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से वैक्रियक शरीर भी है, जितनी उसकी आयु होगी देव की या नारकी की, तभी तक वो शरीर रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। इसीलिए औदारिक वर्गणाओं के बंध में और वैक्रियक वर्गणाओं के बंध में अंतर है। कार्बन वर्गणाओं के और तेजस वर्गणाओं के बंध में दूसरी विशेषता पाई जाती है। तेजस और कार्बन शरीर तो ये एक भाव से दूसरे भाव में भी जा सकता है, लेकिन औदारिक शरीर जो बंध हुआ है ये एक भाव से दूसरे भाव में नहीं जाएगा। दूसरे भाव में जाएंगे तो हमें दूसरा शरीर मिलेगा, फिर वहां के परिणामों के योग्य हम औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे, वो उसी भाव तक काम में आएंगी। तो यदि हमने औदारिक वर्गणाओं का बंध किया है और 3 पल्य की हमारी आयु है, तो वो जो परमाणु हमने ग्रहण किए वो 3 पल्य तक उनकी रेखा खिंच जाएगी। और वो जो 3 पल्य तक की रेखा खिंचती है, वो रेखा का आकार हमने आपको बताया था, उसकी आकृति त्रिभुज के आकार की होती है। जैसे हम तिलक लगाते हैं, त्रिभुज कैसा होता है? ट्रायंगल टाइप होता है। इस तरह से ऊपर नोक होगी और नीचे का आधार जो होगा वो बड़ा होगा। इसी प्रकार से त्रिभुज की आकृति उन परमाणुओं की बन जाती है। हमने कल एक उदाहरण से आपको समझाया था कि माना कि समय प्रबंध का मतलब 6300 परमाणु है, तो इन 6300 परमाणुओं को हमने जो बंध किया, माना कि अब हमारी आयु 3 पल्य की ना लगा करके 48 समय की हम लगाएंगे, तो 48 समय तक ये 6300 परमाणु बट जाएंगे। ये 48 समय में उदय में पूरे आ जाएंगे। प्रथम समय से लेकर के 48वें समय तक इनकी सबकी काउंटिंग या टोटलिंग करेंगे हम, तो 6300 हो जाएगी। इनके जो विभाग किया जाता है वो कैसे किया जाता है? तब अपन ने इसमें देखा था गाथा में कि जो औदारिक, वैक्रियक और आहारक प्रारंभ के 3 शरीर हैं, इनमें अंतर मुहूर्त की गुणहानि होती है। अब अंतर मुहूर्त की गुणहानि का मतलब है 3 पल्य की यदि आयु है तो 3 पल्य की आयु में जितने अंतर मुहूर्त आएंगे उतनी गुणहानियां हो जाएंगी। एक गुणहानि अंतर मुहूर्त की है तो 3 पल्य में कितने अंतर मुहूर्त होंगे? असंख्यातों अंतर मुहूर्त होंगे, तो वो गुणहानियां भी कितनी हो गई? असंख्यातों हो जाएंगी। एक गुणहानि कितनी बड़ी होगी? अंतर मुहूर्त प्रमाण। तो अंतर मुहूर्त प्रमाण जो स्थिति बनेगी उसको हम गुणहानि आयाम कहते हैं। अब उस अंतर मुहूर्त में माना कि 8 समय होते हैं, माना कि जो अपन ने कल बनाया था कि अंतर मुहूर्त में 8 समय हो रहे हैं, तो 8 समय की एक गुणहानि हुई और वो जो 3 पल्य की आयु है उसको हमने 48 समय का मान लिया। तो 48 समय में कितने अंतर मुहूर्त होंगे? हमने निकाला 6 अंतर मुहूर्त होंगे, क्योंकि 8 समय की एक गुणहानि तो 6 गुणहानि में हमारे 48 समय हो जाएंगे। फिर अपन ने उनको जो परमाणु 6300 लिए थे उनको डिवाइड किया, बांटा। तो बांटने का एक क्रम है, एक विधि है जो शास्त्रों में लिखी गई है। उस विधि के अनुसार ही इनका विभाजन होता है। इसमें एक राशि निकाली जाती है, अन्योन्याभ्यस्त राशि। वो कैसी होती है? जितनी गुणहानि होती है उन गुणहानि के बराबर 2 की संख्या रखें और आपस में गुणा करें। जैसे गुणहानि कितनी थी? 48 समय में 6 थी, तो 6 बार हमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे। जब 6 बार करेंगे तो उत्तर निकलेगा 64। अब जो ये 64 निकला, इस 64 को बोलते हैं अन्योन्याभ्यस्त राशि। अब ये अन्योन्याभ्यस्त राशि निकली, इसमें से एक कम करें तो कितना होगा? 63। और अब इस 63 की जो राशि निकली है इसको हम समय प्रबद्ध राशि में भाग लगाएं। समय प्रबद्ध कितना था? 6300। तो अब 6300 में 63 का भाग लगाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? 100। इसका मतलब ये जो 100 निकला है तो अंतिम गुणहानि होगी, उस अंतिम गुणहानि में जितने भी निषेक उदय में आएंगे उनकी संख्या 100 होगी। और उसके बाद जो अंतिम गुणहानि की बात कर रहे हैं, अंतिम गुणहानि से पूर्व की गुणहानि में उससे डबल होंगे, उससे पूर्व की में उससे डबल होंगे, उससे पूर्व की में उससे डबल होंगे। इस प्रकार से ये क्रम बढ़ता जाता है। कल का अपन चार्ट एक बार फिर से देखते हैं, बोर्ड पर बना हुआ है, बोर्ड पर देखेंगे और इस विषय को भी अपन स्पष्ट समझेंगे और आगे आने वाले विषयों को भी समझेंगे। आइए बोर्ड पर देखते हैं। आइए देखें, ये चार्ट अपन ने कल बनाया हुआ था और इस चार्ट के माध्यम से अपन ने कल कुछ समझने का प्रयास किया था। इसमें हमने आपको ये बताया था, ये संख्याएं पहले से लिख दी थी, कुछ थोड़ा बहुत समझाया था। एक बार फिर से इसको समझ लें कि हमने इसमें 6300 अंक जो लिखा है ये हमारे समय प्रबद्ध की राशि है और इस समय प्रबद्ध की 6300 की राशि को 6 कॉलम में डिवाइड किया गया। एक कॉलम
एक गुण हानि कहलाएगी। तो कुल कितनी गुण हानि हो गई? 6 गुण हानि हो गई। कुल स्थिति कितनी है? 48 समय की। यदि 48 समय की स्थिति है और उसमें 6 गुण हानि होंगी तो एक गुण हानि में कितने समय आएंगे? 8 समय आएंगे। तो अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा था। एक नंबर नीचे लिखना है, क्योंकि नीचे से कर्म उदय में आएंगे। सबसे पहले नीचे वाला उदय में आएगा, सबसे बाद का बाद में उदय में आएगा, तो वो सबसे ऊपर रहेगा। ये एक तरह से अपन ने एक चित्र बनाया है या टेबल बनाई है, ये टेबल नुमा कॉलम के हिसाब से बनाई है। वास्तविक जो चित्र बनता है, हमने आपको बताया था त्रिभुज की आकृति का बनेगा। वो कैसा बनेगा, इसको थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करें। वो इस तरह से बनेगा, ये तो इधर जो नीचे, इधर से अपन को अब एक 48 लाइन खींचनी है। 1 फिर 2 फिर ये 3 फिर ऐसे 4 फिर 5 6 7 8 ऐसे 48 लाइन खींच लें। 48 लाइन खींचने का मतलब ये जो अपन ने 48 बार ये अंक लिखे हैं, ये प्रत्येक में अलग अलग लिखे जाएंगे। जैसे इधर अपन ने लिख लिया 512, फिर इसके ऊपर अपन ने लिखेंगे 480, फिर इसके ऊपर लिख लिया 448, फिर इसके ऊपर लिख लिया अपन ने 416। इस प्रकार से ये अंक लिखे जाएंगे और सबसे ऊपर अंक कौन सा पहुंचेगा? ये 9 वाला। अब इधर अपन को ये डिवाइड करना है कि इधर 8 अंकों की एक गुण हानि बनेगी, फिर 8 की ये दूसरी बनेगी, फिर 8 की इधर तीसरी बनेगी, फिर 8 की इधर चौथी बनेगी। ऐसे ये अपन को इंटरवल्स बनाने हैं। इसमें क्या होगा, पहले जो 8 ये बनेंगे समय, इसमें एक समान राशि घटते घटते आएगी। मतलब 512 अपन ने लिखा है, तो 512 में से 32 माइनस किया, यहां पर कितनी घट रही है? 32। प्रति समय 32 परमाणु कम कम उदय में आएंगे। दूसरे वाले में अब इधर 16 घटेंगे। मतलब एक गुण हानि के बाद जब दूसरी गुण हानि प्रारंभ होगी तो वो परमाणुओं की संख्या आधी हो जाएगी और फिर आधे 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 कम होकर के आएगी। फिर एक गुण हानि के जितना आयाम बनेगा उतना निकलने के बाद फिर तीसरी गुण हानि शुरू हो जाएगी। तो आयाम अपन ने कितना निकाला था? 8 समय का। तो पहले 8 समय तक 32 घटेंगे, फिर दूसरी गुण हानि शुरू होगी तो 16 घटेंगे 8 समय तक, फिर तीसरी गुण हानि शुरू होगी तो उसमें 8 समय तक फिर 8 घटेंगे, फिर चौथी गुण हानि शुरू हो जाएगी तो फिर 4 घटेंगे, फिर 5वीं गुण हानि में 2 घटेंगे और 6वीं गुण हानि में एक परमाणु घटता जाएगा और अंत में कितने बचे? अपने 9 परमाणु बचेंगे। ये अंत के समय में 9 परमाणु उदय में आएंगे और सारा कर्म या नुकर्म हमने जो बांधा था वो इस आत्मा से पृथक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस कर्म की स्थिति हमने 48 समय की बांधी थी, वो 48 समय तक हमारी आत्मा से बद्ध रहा और 48 समय में क्रम क्रम से उसके परमाणु उदय में आते गए और फिर अपना फल दे करके झड़ते गए। अब अपन को एक चीज समझनी थी, ये गुण हानि में कैसे अपन ने समझा। अभी हमने एक चीज आपको बताई थी, अन्योन्याभ्यस्त राशि। वो कैसे निकालते हैं? जैसे इधर निकाला ना ये 100 कैसे निकला? तब हमने बताया था कि जैसे अपन ने ये 6 कॉलम खींचे या 6 गुण हानि बनी, तो जितनी गुण हानि बनेगी उतनी बार 2 रखना है और 2 का गुणा 2 में करेंगे। तो अपन ने 6 गुण हानि है तो 6 गुण हानि में 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 64। 64 में से 1 कम करेंगे तो निकलेगा 63 और इस 63 का भाग इस 6300 में लगाएंगे तो निकला 100। तो इन जितने भी परमाणु हैं इनका टोटल 100 निकलेगा। जोड़ करके देख लें, 9 और 10 19 और 11 30 और 12 42, 13 55 और 14 69 और 15 84 और 16 100। ये 100 हो गया। अब इधर यदि 100 है अंतिम गुण हानि में तो ये जस्ट डबल हो जाएगा। इधर 200 होंगे, इधर 400 होंगे, इधर 800 होंगे, इधर 1600, इधर 3200 और इन सबका टोटल करेंगे तो 6300 हो जाएगा। कुल 6300 परमाणु थे। तो पहली गुण हानि में सबसे ज्यादा परमाणु उदय में आएंगे 3200 परमाणु, दूसरी गुण हानि में 1600 परमाणु, तीसरी गुण हानि में 800, चौथी में 400। ये जस्ट आधे आधे हो रहे हैं। अब कितनी गुण हानि होती है? हमने बताया कि यदि औदारिक शरीर 3 पल्ले की स्थिति का है और 1 गुण हानि अंतर मुहूर्त की है, तो 3 पल्ले में कितने अंतर मुहूर्त होंगे? उतनी गुण हानि बनेंगी। अब उतनी गुण हानि बनने के बाद जो प्रथम समय में हमने कर्म बांधा था, औदारिक शरीर के योग्य जो वर्गणाओं को ग्रहण किया, उसकी स्थिति 3 पल्ले की है, तो 3 पल्ले तक वो हमारी आत्मा के साथ बद्ध है
और जितने परमाणु अनंतानंत परमाणुओं को हमने ग्रहण किया था वो ऐसे ही अंतर्मुहूर्त की गुणहानि करते 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 झड़ते झड़ते अंत समय 3 पल के अंत समय में उसके परमाणु पूर्ण रूप से खिलेंगे। अब सोचो जरा, हम कितने सारे परमाणुओं को एक समय में ग्रहण करते होंगे और कितने सारे परमाणु प्रथम समय में उदय में आते होंगे, क्योंकि प्रथम समय में सबसे ज्यादा उदय में आएंगे और सबसे कम आएंगे लास्ट समय में। अब ये चीज अपन को इसमें निकालनी है। तो प्रथम समय में 512, इनको भी निकालने का एक पूरी विधि इस ग्रंथ में दी हुई है, कैसे गुणा भाग करके ये सारा हिसाब किताब निकलता है कि प्रथम समय में कितने उदय में आएंगे। फिर उसके बाद 480 रह गए, फिर उसके बाद 448, ये 32 कम क्यों किए? 64 भी कर सकते थे, नहीं, इसका भी एक क्रम है। चूंकि अपने पास अपन ने 48 समय की स्थिति ली, 6300 परमाणु है, तो जितने परमाणुओं को ग्रहण करेंगे और जितनी उसकी स्थिति होगी उस स्थिति के अनुसार वो परमाणु अपने गुणहानियों में बट जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम 3 पल की ही स्थिति बांधें। मान लो कि हमारे जैसे अभी अपन पंचम काल में है, अभी अपन ने जिस समय हमारा जन्म हुआ, गर्भ में हम जिस समय आए, गर्भ का ही जो प्रथम समय होता है उसी को जन्म माना जाता है। जो जन्मदिन मनाते हैं वो जन्मदिन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आयु कहां से शुरू हो गई? पूर्व पर्याय का जो अंतिम समय था, मरण हुआ, उसके बाद विग्रह गति के प्रथम समय से। यहां औदारिक शरीर कब से प्रारंभ होगा? कार्बन का योग खत्म हुआ और जहां से औदारिक मिश्र का योग शुरू होता है, जहां हम जन्म स्थान पर पहुंचे, वहां से हमने औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू किया। बस वहीं से हमारे इन औदारिक वर्गणाओं को जो हमने ग्रहण किया, वहां से बंधन शुरू हो गया, आत्मा के साथ बन गया। तो जो प्रथम हमने समय प्रबद्ध परमाणुओं को ग्रहण किया, उसकी स्थिति मान लो अभी हमारी 80 वर्ष की है, तो वो परमाणु 80 वर्ष तक हमारे आत्मा के साथ बद्ध रहेंगे। अब वो जो अनंतानंत परमाणु हमने लिए हैं, अब 80 वर्ष में एक एक अंतर मुहूर्त की गुणहानि बनेगी। तो एक अंतर मुहूर्त की एक गुणहानि, तो 80 वर्ष में कितने अंतर मुहूर्त होंगे? माना कि एक अंतर मुहूर्त को हम 48 मिनट मान के चलें, जो अपन एक मुहूर्त बोलते हैं, 48 मिनट मान के चलें, तो एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं। यदि एक दिन की आयु किसी की है तो उसकी गुणहानि कितनी बनेगी? 30। किसी के यदि 5 दिन की आयु है तो उसकी गुणहानि कितनी बनेगी? अब एक दिन की 30 गुणहानि, तो 5 दिन की 150 गुणहानि हो जाएंगी। अब 5 दिन नहीं है, पूरा 1 साल है, तो 1 साल में 365 दिन है, तो 365 दिन में 30 का गुणा करें, उतनी गुणहानियां बनेंगी। और अब हमारी उम्र यदि 80 साल की है तो जितना आएगा उसमें 80 का गुणा, इतनी गुणहानियां बनेंगी। और फिर एक गुणहानि में कितने ये समय बनेंगे? तो एक मुहूर्त में, अब समय निकालो कितने होते हैं, 1 सेकंड में असंख्यात समय। अब फिर जो हमने अनंतानंत परमाणु लिए वो प्रति समय उदय में आ रहे हैं, तो प्रति समय ये घटेंगे। तो ये यहां अपन ने 8 समय तक घटाए हैं, 8 के बाद फिर आधा किया है। उधर कब आधा करेंगे? अंतर मुहूर्त के जितने समय है तब तक तो एक समान राशि घटेगी, फिर अंतर मुहूर्त के बाद जैसे ही दूसरा अंतर मुहूर्त शुरू होगा, दूसरी गुणहानि शुरू हो जाएगी, और दूसरी गुणहानि में जो पहले राशि घट रही थी उससे अब आधी आधी राशि घटेगी। फिर तीसरी गुणहानि शुरू होगी तो उससे और आधी आधी राशि हो जाएगी, फिर चौथी में और आधी आधी राशि हो जाएगी। ऐसे करते करते अंत समय में फिर सबसे कम परमाणु उदय में आते हैं। तो ये एक गुणहानि आयाम हो गया। अंतर मुहूर्त के जितने समय वो गुणहानि आयाम है, एक अंतर मुहूर्त की एक गुणहानि है, और जितनी स्थिति है उस स्थिति में अंतर मुहूर्त का भाग लगाएंगे तो जितनी संख्या निकलेगी वो नाना गुणहानियां, मतलब गुणहानियों की संख्या निकलेगी। अब अपन को एक चीज और देखनी है कि जो अंत समय का अपन ने एक गाथा कल देखी थी कि एकम समय प्रबद्धम बंधदी एकम उदेदि चरिमम्मी। एक समय में हम समय प्रबद्ध का बंध कर रहे हैं, उसी एक समय में समय प्रबद्ध का उदय भी आता है, और अंतिम समय जो समय प्रबद्ध हमने बांधा है उसके चरिमम्मी, उसके अंत समय में 1.5 गुण हानि द्वड्ढम, मतलब 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु सत्ता में रहते हैं। अब एक चीज ये समझनी है कि हम जैसे जेट पंप चलाते हैं तो हमारी टंकी भरती है,
और हम जितना टंकी भरती है उतना दिन भर में यूज कर लेते हैं। मान लो हमने जेट चलाया और 20 बाल्टी पानी ऊपर पहुंचा और 20 बाल्टी हमने रोज खाली कर लिया, लेकिन रोज यदि हम इसी तरह से चलाते हैं तो भी टंकी में 30 बाल्टी पानी हमेशा रहता है। अब वो हमेशा 30 बाल्टी कैसे रह गया? जब 20 चलाया और 20 निकल गया तो खाली हो जानी चाहिए? नहीं, बस इधर यही चीज समझा रहे हैं कि अंत समय जब आ गया तो उस अंत समय में 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु रहेंगे ही रहेंगे। जैसे ये प्रथम समय में जो हमने 6300 परमाणु लिए और 48 समय के लिए बांधे, तो 48वें समय में ये 6300 खत्म हो जाएंगे। पहले समय में 512 गए, दूसरे में 480 गए, तीसरे में 448 गए, ऐसे करते करते ये 6300 में से कम होते जा रहे हैं। और कम होते होते अंत समय में 9 बचे और अंतिम समय में वो 9 भी खत्म हो गए, तो 6300 सारे खत्म। जो इस पहले समय में लिए थे वो 6300 पूरे खत्म हो गए, लेकिन जो दूसरे समय में भी तो 6300 बांधे, तीसरे समय में भी 6300 बांधे, चौथे समय में भी 6300 बांधे, पांचवें में भी 6300, तो हमने 48 समय में 6300 परमाणु बांधे थे। तो पहले समय के तो 48 समय पूरे हो गए, तो पूरे खत्म हो गए, लेकिन जो दूसरे समय में बांधे थे उसके 9 परमाणु बचेंगे कि नहीं बचेंगे? इसके अंत समय में, इसके जो पहले समय में बांधे थे उसका जब अंतिम समय आएगा तो ये 9 खत्म हो गए, लेकिन इसके बाद ये वाले जो बांधे हमने 6300, इसके 9 बचेंगे। ये वाले जो बांधे थे इसके 10 बचेंगे, ये वाले जो बांधे इसके 11 बचेंगे, इस वाले के जो बांधे थे उसके 12 बचेंगे। और जब इसका नंबर आएगा तो कितने बचेंगे? इसके तो केवल 512 ही खर्च हुए, क्योंकि इस समय में जो 6300 परमाणु बांधे हैं बस एक ही समय तो हुआ, उसको एक ही समय हुआ, तो उसके तो 512 ही उदय में आए होंगे, बाकी पूरे बचे होंगे। तो अब उन जितने परमाणु बचे हैं, स्टोरेज होता गया, उन सबको जोड़ेंगे तो उनका जोड़ कितना निकलेगा? उनका जोड़ कुछ कम 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण निकलेगा। अब 1.5 गुण हानि क्या है? 1 गुण हानि कितने समय की बनाई अपन ने? 8 समय की, तो 1.5 कितनी हो जाएगी? 12 समय की। और समय प्रबद्ध कितना है अपना? 6300। अब अपन क्या करेंगे, इस 6300 में 12 का गुणा कर दूं तो क्या आएगा? 00675, तो कितना आया? 75,600। अब ये 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध की संख्या 75,600 है, तो इस समय जो अंत समय होगा, इस अंत समय ये जो बचे हुए परमाणुओं की संख्या को हम जोड़ेंगे तो वो इससे कुछ कम ही निकलेंगे। लगभग 71,000 कुछ इनका जोड़ निकलता है। ग्रंथों में ये राशि दी हुई है निकाल करके पूरी। अब आप लोग निकाल करके देखें कि इस समय कितने परमाणु बचेंगे, जो हमने ऐसे धीरे धीरे कम करते हुए गए हैं। जैसे इस समय अंतिम समय में जो 6300 का बंध किया है उसके तो 512 उदय में आए, इसका एक समय पूर्व वाले के 512 और 480 उदय में आए होंगे, बाकी सारे बचे हैं। तो उन सबको टोटल करते 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 वो 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणु इसके अंत समय में सत्ता में रहते हैं। तो एक समय में हमने 6300 का बंद किया, एक समय में 6300 उदय में भी आ रहे हैं, और एक समय उस समय अंतिम समय में हमारे 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध लगभग 75,600 परमाणु सत्ता में भी बने रहेंगे। ये एक कैलकुलेशन का करने का एक सिस्टम है, पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये स्थिति बनती है। अब अपन को 2 चीजें समझनी है, एक तो होती है नोकर्म वर्गणा और एक कार्मर वर्गणा। अब अपन को ये देखना है कि ये जो स्थिति कही है ये सभी जगह नहीं लगेगी। औदारिक और बैक्टीरियक जो नोकर्म परमाणु है इनकी कुछ अलग विशेषता है, कार्बन शरीर की विशेषता कुछ अलग होती है। तो जो अगली गाथा आ रही है, इस अगली गाथा में वो औदारिक और बैक्टीरियक के योग्य जो परमाणुओं का बंध होता है उनकी क्या विशेषता होती है, वो विशेषता बताने के लिए अगली गाथा लिख रहे हैं। यहां तक ये प्रसंग अपना लगभग पूरा हो गया, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। केवल इतना समझना है कि गुणहानि क्या है, नाना गुणहानि क्या है, एक गुणहानि का आयाम कितना होता है, और अंत समय में कितने परमाणु हमारी आत्मा के साथ बंधे रहते हैं। बस इतना ही सी बात अपन को समझनी है। तो हमने ये समझा दिया
प्रारंभ के 3 शरीरों में अंतर मुहूर्त की 1 गुण हानि है। जितनी स्थिति होगी उतनी स्थिति में अंतर मुहूर्त का भाग लगाएंगे तो नाना गुण हानि निकल आएंगी, और एक अंतर मुहूर्त के जितने समय है उतने प्रमाण वो गुण हानि का आयाम हो गया। और इन परमाणुओं को जब हम घटाते जा रहे हैं तो प्रथम समय के जो 6300 परमाणु थे वो तो इधर खत्म हो गए, लेकिन जो दूसरे समय में 6300 परमाणु थे उसके इधर से चलते चलते 47 समय निकल गए, तो 47 समय के परमाणु खिर गए, लेकिन 48वें समय के अभी ये 9 परमाणु बचेंगे। फिर जो तीसरे समय में लिए थे उसके अभी 2 समय बचे हैं, तो उसके 9 परमाणु और 10 19 परमाणु बचेंगे। चौथे समय में लिए थे उसके 9 10 19 और 11 30 परमाणु बचेंगे। तो ऐसे बचते बचते यदि हम पूरे इनका सब टोटल करेंगे तो ये 75,600 से कुछ ही कम निकलता है। इसको बोलते हैं 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रवृत्ति से कुछ कम परमाणु हमेशा सत्ता में रहेंगे। अब औदार्यक और वैक्रियक की क्या विशेषता है इसको अपन गाथा में पढ़ेंगे तो और अच्छे से विषय क्लियर हो जाएगा। देखें, रवरियदु शरीराणम गलदवसे साउमेत्तठिदी बंधो गलदवसे साउमेत्तठिदी बंधो गुणहाणीण दिवड्ढम संचय मुदयम चचरीमं हि रवरियदु शरीराणम गलिदवसे साउमेत्तठिदी बंधो गुणहाणीण दिवड्ढम संचय मुदयम चचरीमं हि। देखें, अभी जो ऊपर की गाथा में अपन ने बात देखी वो कार्मण शरीर की अपेक्षा देखी। कार्मण शरीर की अपेक्षा क्या होगा कि हम किसी भी समय ले लें, मान लो हम ये 112 वाला समय है, इस समय की बात करें तो इस समय भी प्रति समय 6300 परमाणु बंद हो रहे हैं, 6300 उदय में आ रहे हैं, और इस समय भी देखेंगे तो 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध सत्ता में होंगे। क्यों? क्योंकि कार्मण शरीर का कोई अंत नहीं है। जैसे औदारिक शरीर तो आयु प्रमाण है, आयु खत्म तो वो औदारिक शरीर भी खत्म, तो उसका एक लास्ट पॉइंट आ जाता है, और उस लास्ट पॉइंट के बाद फिर किसी भी परमाणु का स्थिति नहीं रह जाएगी। उधर जितने परमाणुओं की पुरानी की स्थिति थी वो सब एक साथ झड़ेंगे। जैसे मान लो हमारा ये औदारिक शरीर है, हम प्रति समय अभी औदारिक शरीर के योग्य अनंत परमाणुओं को ग्रहण कर रहे हैं और अनंत परमाणुओं को हम छोड़ भी रहे हैं। इसको आगम की भाषा में संघातन और परिसातन कहा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस समय हमारा जन्म हुआ उसी समय हमने परमाणुओं को लिया, नहीं, आज भी प्रति समय जब से जन्म हुआ और जब तक मरण नहीं होगा तब तक ये शरीर में प्रति समय 9 कर्म के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे। अब वो जो प्रति समय ग्रहण कर रहे हैं तो जिस समय अंत समय आएगा उस समय भी इस शरीर में सारे परमाणु हैं कि नहीं है? हैं। और अंतिम समय में भी हमने 6300 परमाणु ग्रहण किए, लेकिन जैसे ही अंत हुआ वैसे ही हमारी आत्मा निकल गई। तो आत्मा क्या इन औदारिक शरीर के परमाणुओं को साथ लेके गई कि यहीं छोड़ गई? यहीं छोड़ जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि ये शरीर भी साथ नहीं जाता। तो औदारिक और वैक्रियक शरीर के परमाणु तो यहीं छूट जाएंगे, इसीलिए उनका समय प्रबद्ध प्रति समय का नहीं बन पाता कि प्रति समय समय प्रबद्ध परमाणु ही उदय में आएंगे। प्रति समय किसी भी विवक्षित समय में 1.5 गुनी हानि से गुणित समय प्रबद्ध परमाणु सत्ता में रहेंगे। क्यों? जैसे मान लो हम नई पर्याय में पहुंचे और नई पर्याय में पहुंचते ही प्रथम समय में हमने 6300 परमाणुओं का बंद किया, तो समय प्रबद्ध का बंद तो कर लिया, लेकिन उदय में कितने आएंगे? उदय में तो ये प्रथम निषेक आएगा मात्र 512, यहां तो 6300 उदय में भी नहीं आए। तो फिर ये क्यों लिखा कि प्रति समय समय प्रबद्ध का बंद होता है और समय प्रबद्ध ही उदय में आते हैं? ये कार्मण शरीर की और तेजस शरीर की अपेक्षा लिखा, क्योंकि वो शरीर के योग्य जो वर्गणाएं हैं वो एक भाव से दूसरे भाव में भी जाती हैं, तो उनका रोटेशन ऐसा चलता रहता है। पूर्व समय के बद्ध परमाणु इस समय में उदय में आ रहे हैं, इस समय में बद्ध परमाणु आगे समय में उदय में आएंगे, चलता रहेगा।
लेकिन औदारिक शरीर के साथ ऐसा नहीं होता, बैक्रियक शरीर के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए ये गाथा इधर इन्होंने अलग से लिखी है कि औदारिक शरीर में ये कब स्थिति बनेगी, जब ये एक इंटरवल इनका खत्म होने के बाद फिर दूसरे समय के परमाणु, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, ऐसे असंख्यात समयों के जब परमाणु मिल जाएंगे ना, फिर वो स्थिति बन जाएगी क्योंकि उनका स्टोरेज इतना बढ़ता जाएगा कि प्रति समय फिर हम 6300 का बंद करेंगे और 6300 उदय में आएंगे, फिर हो जाएगा। क्योंकि इन सब समयों के परमाणु मिलते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। जैसे प्रथम समय में 512 उदय में आए थे, तो दूसरे समय में कितने उदय में आएंगे? दूसरे समय में इसके 480 उदय में आएंगे और दूसरे समय में जो 6300 बंद किए उसके 512 उदय में आएंगे। तो पहले समय में मात्र 512 परमाणु उदय में थे, दूसरे समय में 900 कुछ हो जाएंगे, 992। तीसरे समय में कितने उदय में आएंगे? तो तीसरे समय में संख्या और बढ़ जाएगी। तीसरे समय में जो पहले समय में बांधे थे उसके 448 रहेंगे, जो दूसरे समय में बांधे थे उसके 480 रहेंगे, और जो तीसरे समय में बांधे उसके मात्र 512 उदय में आएंगे। तो इन तीनों का टोटल करोगे लगभग 1500 परमाणु हो गए। तो ऐसे वो संख्या बढ़ती जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि 6300 परमाणु हमारे बंद हो रहे हैं, 6300 उदय में आ रहे हैं। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं बनती। ये औदारिक और बैक्रियक शरीर की विशेषता है। इसीलिए इधर लिखा है इन्होंने कि णवरीय दुशरीराणम, दुशरीर यानी दो शरीर, औदारिक शरीर और बैक्रियक शरीर में ऐसी स्थिति नहीं लगाना कि प्रति समय समय प्रबद्ध का बंद, प्रति समय समय प्रबद्ध का उदय, ऐसा ये दोनों में नहीं लगेगा। क्यों? गलिद अवशेष आऊ मित ठिदी बंधु, क्योंकि ठिदी बंधु इनका जो स्थिति बंद होता है वो गलित अवशेष आयु मित, गलित अवशेष आयु प्रमाण ही होता है। जैसे माना कि अब ध्यान से देखना है इसको, मान लो हमारी आयु मात्र 48 समय की है। कितने समय की है? 48 समय की। तो पहले समय जो हमने नोकर्म वर्गणाओं का या औदारिक वर्गणाओं का बंद किया, उनकी स्थिति तो पूरी 48 समय रहेगी, क्योंकि वो 48 समय हमारी आयु है। जितनी आयु होगी उतने प्रमाण। लेकिन दूसरे समय में अब हम जो परमाणुओं का बंध कर रहे हैं उनकी 48 समय की स्थिति रहेगी क्या? नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो आयु 47 बची। एक समय तो आयु का कम हो गया ना। तो एक समय जब आयु का कम हो गया, तो आयु जब 47 समय की है, तो दूसरे समय जो हम नोकर्म वर्गणाओं का बंध करेंगे वो मात्र 47 समय का करेंगे। तीसरे समय में जो हम नोकर्म वर्गणाओं का बंध करेंगे वो मात्र 46 समय का करेंगे। चौथे समय में जो हम बंध करेंगे वो मात्र 45 समय का करेंगे। इसी तरह जब 47वां समय आएगा, उस समय जो हम नोकर्म वर्गणाओं का बंध करेंगे वो मात्र 1 समय की स्थिति वाला करेंगे। क्यों? क्योंकि अगले ही समय में उसको झड़ जाना है। अब 47वां समय है और 48वें में मृत्यु होनी है। तो जो 47वें समय में हमने समय प्रबद्ध 6300 परमाणु लिए हैं, उनकी स्थिति कितनी बनेगी? उनकी स्थिति ही 1 समय की है। तो 1 समय की स्थिति है, तो उस समय वो 6300 परमाणु एक ही समय में पूरे 6300 उदय में आएंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि पहले 512 आएंगे, फिर 480 आएंगे, फिर इतना तो समय ही नहीं है उसके पास। 1 समय की आयु बची है, और 1 समय की आयु बची है तो जितने 6300 बांधे वो सारे के सारे 6300 एक साथ झड़ जाएंगे। तो ऐसा इसमें होता है। इसीलिए लिखा गलित अवशेष आयु। गलित अवशेष, जितनी आयु गल गई उसको छोड़ करके जो अवशेष आयु बची है, उस अवशेष आयु प्रमाण ही इनका स्थिति बंध होता है। और जब इनका बंध स्थिति बंध ही उतना होगा, तो फिर गुणहाणीण दिवड्ढम संचयम उदयम च चरिमम्ही, जो चरिमम्ही अंतिम समय होगा, उस अंतिम समय में 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण परमाणुओं का संचय और उदय दोनों एक साथ होंगे। क्योंकि अंत समय में सारे परमाणु एक साथ झड़ने हैं, तो सारे परमाणुओं का एक साथ निर्जरा होगी। तो जितने भी 1.5 गुण हानि प्रमाण जो संचय किया था, वो संचय भी एक साथ झड़ जाएगा, तो उदय भी उनका एक साथ हो जाएगा। और वो जो इतने इधर से लेकर के संचय कर रहे थे, वो संचय भी एक साथ होगा।
तो वो लास्ट के समय में ही होगा, इसके पहले नहीं होगा। ये चीज इधर इनके कहने की आवश्यकता थी, इसीलिए इधर इन्होंने कह दी। कार्मण शरीर में और तेजस शरीर में तो बन जाएगा, क्योंकि ये अगले भाव में भी साथ में जाएंगे। हम तेजस शरीर और कार्मण शरीर के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण तो विग्रह गति में भी कर रहे हैं, तो प्रति समय इनकी वर्गणाओं का ग्रहण भी होता है और प्रति समय इनका उदय भी होता है, और इनकी स्थिति 1.5 गुण हानि प्रमाण हमेशा बनी रहती है। लेकिन औदार्य व वैक्रियक के साथ ऐसा नहीं होगा। औदार्य व वैक्रियक की जो स्थिति होती है वो आयु प्रमाण होती है, और जितनी आयु शेष रह गई उतने प्रमाण इनकी स्थिति बनती है। मान लो हम 70 साल के हो गए, तो अब 70 साल के हो गए और 80 साल की उम्र है, तो अब जो हम नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण करेंगे उनकी स्थिति मात्र 10 वर्ष की ही होगी, इससे ज्यादा की नहीं होगी। जो हमने पहले साल में बंद किए तो उनकी स्थिति 80 वर्ष की थी, अब जो बंद करेंगे उनकी स्थिति 10 वर्ष की होगी। अभी मान लो हम 42-43 साल के हैं, तो इस समय जो हम बंद कर रहे हैं, तो जितनी आयु हमारी शेष बची होगी बस उतने प्रमाण ही हमारे इस शरीर के योग्य वर्गणाओं की स्थिति होगी, वो बंधु को प्राप्त होंगी। उसके बाद वो एक साथ सारी उदय में आ जाएंगी और निर्जरित हो जाएंगी। अब इसके बाद अपन को और देखना है, 3 गाथाएं इसमें और दी हैं कि इनका जो संचय होता है, संचय का मतलब यही स्टोरेज, वो कौन से समय में उत्कृष्ट संचय होता है। औदारिक शरीर का कब होगा, वैक्रियक शरीर का कब होगा, आहारक का, तेजस और कार्मण का। आइए देखें, एक गाथा देख लेते हैं। ओरालीय वर संचम, ओरालीय वर संचम, देवुत्तर कुरुव जाद जीवस्स, देवुत्तर कुरुव जाद जीवस्स, तिर्यमणुस्सस्स हवे, तिर्यमणुस्सस्स हवे, चर्म दुचरि मेति पल्लठ दीगस्स, चर्म दुचरि मेति पल्लठ दीगस्स, ओरालीय वर संचम, देवुत्तर कुरुव जाद जीवस्स, तिर्यमणुस्सस्स हवे, चर्म दुचरि मेति पल्लठ दीगस्स। देखें, यहां बता रहे हैं कि जो अपन ने उत्कृष्ट संचय की बात पढ़ी थी अभी एक गाथा पहले 250 नंबर की गाथा में, उसमें बताया था कि इन नोकर्म वर्गणाओं का उत्कृष्ट संचय कहां होता है और कौन से समय में होता है। तो अब अलग अलग शरीर के बारे में बता रहे हैं कि ओरालीय वर संचम, औदारिक शरीर के योग्य जो वर्गणाएं हैं उन वर्गणाओं का उत्कृष्ट संचय, सबसे ज्यादा परमाणु एक ही समय में पाए जाएं, तो ये कब होंगे। देवोत्तर कुरुवजाद जीवस्य, देव उत्तर कुरु मतलब देवकुरु और उत्तर कुरु जो उत्तम भोग भूमि है, इन उत्तम भोग भूमि में जो जाद जीवस्य जो उत्पन्न हुआ जीव है और जिसकी आयु कितनी है, तिपल्ल ठिदिगस्य, जिसकी आयु भी उत्कृष्ट है, 3 पल्ली की आयु है, उस 3 पल्ली की आयु वाले देवकुरु उत्तर कुरु में उत्पन्न हुए त्रिय मनुष्य, त्रियंचों के और मनुष्यों के होती है। कब होती है, चरिम दुचरी में, मतलब अंतिम समय में और अंतिम के एक पहले यानी सेकंड लास्ट समय में, जिसको हम उपांत समय भी कहते हैं। तो ऐसे उपांत और अंत समय में इन औदारिक शरीर का उत्कृष्ट संचय होता है। एक तो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट आयु हो गई 3 पल्ली की, जब 3 पल्ली की आयु होगी वो अंतर अंतर मुहूर्त की गुणहानि बनेंगी, तो गुणहानियां कितनी होंगी, अनेकों हो जाएंगी। और फिर एक एक समय के जो परमाणु हम समय प्रबद्ध ग्रहण कर रहे हैं उसमें से उदय में तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो बाकी संचय होता जाएगा। और बाकी जब संचय होगा तो उस 3 पल्ली के अंतिम 2 समय होंगे, उसमें सर्वोत्कृष्ट संचय होगा। और जैसे ही वो जीव मरण को प्राप्त होगा उस समय सारे परमाणु एक साथ ही खिल जाएंगे, एक साथ ही उदय में आकर के नष्ट हो जाएंगे। तो उत्कृष्ट संचय औदारिक शरीर का उस समय होता है 3 पल्ली की आयु वाले त्रियंच मनुष्यों के उत्तम भोग भूमि में, जो देवकुरु उत्तर कुरु में होता है। अब वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट संचय कहां होगा, आहारक शरीर का उत्कृष्ट संचय कहां होगा, तेजस और कार्मण शरीर का उत्कृष्ट संचय कहां होगा, इसके लिए आगे की जो 2 गाथाएं हैं उन 2 गाथाओं में वर्णन दिया गया है। आज की कक्षा में अपना समय बहुत हो गया है, कल की कक्षा में इन जो आज अपन ने विषय देखा है इसको फिर से संक्षिप्त में रिवीजन करते हुए आगे की 2 गाथाओं को पढ़ेंगे। ये उत्कृष्ट संचय जैसा औदारिक शरीर का बताया है ऐसे ही वैक्रियक शरीर का कब होता है वो बताएंगे। बस थोड़ी सी विशेषता है, इसीलिए आज नहीं ले रहे हैं, कल लेंगे उस विशेषता को बताते हुए।
तो आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में अपन आगे के विषय को देखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।